जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए 23वां क्लास देखेंगे। बेसिकली इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए संपूर्ण हिंदी का निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए ही मैंने बनाया है, इसलिए इसका मैं नाम रामबाण वीडियो रखा हूं। तो अगर आपके परीक्षा में 10 सवाल पूछता है तो 9 सवाल आप सही करके आएंगे, तो आप इस वीडियो को देखकर जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, आपका 90 to 95% सवाल जो है सही हो जाएगा। और वैसे भी जो हिंदी है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर आप नहीं भी पढ़े रहेंगे तो 4-5 सवाल सही करते ही होंगे, आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो। लेकिन हम लोग का जो टारगेट है बाबू 10 में 10, अगर 10 सवाल पूछता है तो 10 में 10 करके आना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे, उसके बाद सर्वनाम पढ़ेंगे, उसके बाद विशेषण पढ़ेंगे, उसके बाद क्रिया पढ़ेंगे। तो ऐसे ही करते करते जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके बिहार पुलिस के सिलेबस के अनुसार है, उसको हम लोग कम्प्लीटली यहाँ पे खत्म करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में तो आपको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बचपन से ही आप पढ़े होंगे। तो संज्ञा में आपको परीक्षा में पूछता है एग्जाम्पल देकर कि हिमालय कौन सा संज्ञा है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये भी आपको पता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसके एग्जाम्पल देकर आपको परीक्षा में सवाल पूछता है कि बताइए कि अच्छाई कौन सा संज्ञा है, झुंड है वो बाबू कौन से संज्ञा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है, तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम का अगर बोध हो तो व्यक्तिवाचक है। जैसे मान लीजिए राम, तो राम किसी का नाम है। आम यानी कोई फल है जिसका नाम आम है। हिमालय ये पहाड़ का नाम है बाबू। पटना ये शहर का नाम है। तो ये किसी विशेष व्यक्ति या फिर वस्तु या स्थान का बोध करा रहा है ना, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर वही किसी शब्द के एक जाति के सभी प्राणियों का बोध कराए तो बाबू वो हो जाएगा आपका जातिवाचक। जैसे मान लीजिए लड़का, तो लड़का में तो बहुत सारे लड़का आ जाएंगे, तो लड़का एक जाति हो गया। नदी, बहुत सारी नदियाँ आ जाएंगी। गाय के भी बहुत सारे नस्ल होते हैं, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर लड़का में कौन लड़का बाबू, तो राम। लड़का में कौन, राम, तो राम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। वही नदी में कौन नदी, तो नदी में मान लीजिए गंगा नदी, तो गंगा नदी कौन सी हो जाएगी बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना। ये सब बेसिक है, आपने पढ़ा भी होगा जब आप 8th 9th में पढ़ रहे होंगे। तो फिर भी सवाल पूछता है तो मैं आपको यह बता दे रहा हूँ। बाकी भाववाचक संज्ञा से बात करते हैं बाबू। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जब गुण, भाव या स्वभाव की अवस्था का बोध कराता है। जैसे कि मान लीजिए क्रोध, तो क्रोध एक भाव है, आपका स्वभाव है। घृणा किसी से करते हैं, प्रेम करते हैं, अच्छाई करते हैं, बुराई, ये जो चीज़ है ये भाववाचक संज्ञा में आ जाता है, ठीक ना। इसको हम लोग माप तौल नहीं कर सकते। उसके बाद समूहवाचक क्या होता है बाबू, तो जो समूहवाचक है वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध कराता है। जैसे कि संघ, तो संघ एक समूह टाइप का हो गया। सभा हो गया, बहुत लोगों का सभा होता है। सेना में बहुत लोग रहते हैं। गिरोह हो गया, झुंड हो गया। तो ये आपको बेसिकली समूह या समुदाय का बोध करा रहा है, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हम लोग का लास्ट है द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक में क्या होता है कि किसी तरल या फिर ठोस, धातु, अधातु पदार्थ, इन द्रव्यों को आदि का बोध करा रहा है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आटा, तो आटा नाप तौल वाला चीज़ है। सब्जी ये भी है, फल है, चीनी है। तो इन सब कौन, ये सब जो है बाबू किस संज्ञा का आपका उदाहरण हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का। तो आप यही देख लीजिए, उदाहरण ही आपको पूछता है परीक्षा में, यही पूछता है। अगर मान लीजिए कभी कभी पूछता है कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाइए, तो मान लीजिए अगर राम पूछा है तो राम से आप जातिवाचक बना सकते हैं ना, राम एक लड़का है। तो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी जो द्रव्यवाचक है जो संज्ञा है, इसका बहुवचन नहीं होता। जैसे आटा है तो आटा का बहुवचन होगा, आटे थोड़े ना होगा। सब्जी का बहुवचन नहीं होगा। फल का बहुवचन नहीं होगा। चीनी का बहुवचन नहीं होता। चीनिया थोड़ी ना होता है, फल थोड़ी ना होता है। तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, ये जो मैंने नोट्स बनाया था बाबू, ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक। शॉर्ट नोट्स मैंने बिहार एसआई का जब मेंस में दिया था तो उस समय बनाया था। और शॉर्ट नोट्स ही मैं आपको परीक्षा के अंत में पढ़ता भी हूँ, और अगर किसी को सजेस्ट भी करता हूँ तो उसको यही करता हूँ। देख लीजिए, यहाँ मैंने कोई ना परिभाषा लिखा है ना कुछ लिखा है, बस लिख दिया हूँ। तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि ये नोट्स मेरे पास नहीं था, मेरे घर पे ही छूट गया था। जहाँ मैं हूँ वहाँ कहाँ नोट्स लेकर चलूँगा, और हिंदी का भी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अपने दोस्त से एक मंगवाया है मैंने इस नोट्स को। तो थोड़ा आपको उन्होंने जो फ़ोटो खींचा है, आई होप साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सर्वनाम को देखेंगे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले में आए, ठीक ना। यानी जो संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने वाला को सर्वनाम कहते हैं। तो इसके आपको भेद पूछता है, यानी इसके प्रकार पूछता है। तो इसके 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, उसके बाद निश्चयवाचक, उसके बाद अनिश्चयवाचक, फिर प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो इसमें कैसे हम लोग समझेंगे, तो देखिए, जो बाबू पुरुषवाचक होता है ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसमें भी उत्तम पुरुष वक्ता को बोला जाता है, यानी अगर वक्ता है तो उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वक्ता मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो जाऊँगा, या फिर हम हो जाएंगे। तो मैं से मेरा, मुझे, मुझको, ये आपको उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। अगर वही मध्यम जो है तो वो श्रोता हो जाता है। कौन है, मध्यम पुरुषवाचक श्रोता।
यानी मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हो जाऊँगा, और आप सुन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, श्रोता। तो आप हो जाएगा, या फिर तू हो जाएगा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका हो जाएगा, ये आपको मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। और वही बाबू आपका एक होता है अन्य, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें आपको ये वे आते हैं, ठीक ना। तो परीक्षा में अगर आपको ये पूछता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो मैं आपको कौन सा सर्वनाम है बाबू, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक ना। ये वहाँ, ये लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल देता है। बाकी निश्चयवाचक सर्वनाम का देख लीजिए, जिसमें यह वह हो, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह आपको पता ही है कि निकटता के लिए, और वह दूरी के लिए आपको उपयोग किया जाता है। उसके बाद अनिश्चयवाचक, तो अनिश्चय में जिसका निश्चय नहीं हो बाबू, जैसे कि कोई, कुछ, किसी, ये सब जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के आपका वो है उदाहरण है। अगला है प्रश्नवाचक बाबू। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, कहा, कब, कैसे और क्यों, यही सब है। यानी कब व्यंजन जो हो, जिसमें कि आपको लास्ट में ये वाला चिन्ह लगे रहे, तो आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंध जिसे जोड़ो, जैसे जो करेगा सो करेगा, तो जो सो जो आ रहा है ना, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद अंत में है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी वक्ता, निज मतलब क्या, निजी आदमी, यानी अपना बात कर रहा है, तो वक्ता अपने लिए कर रहा है, तो उसको निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जैसे स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, ये सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ संज्ञा और सर्वनाम आपको कंप्लीट कराया। चलिए अब हम लोग विशेषण की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, देखिए विशेषण किसको बोलते हैं, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, तो उसको विशेषण बोलते हैं। जैसे देखिए राम बहुत सुंदर है, तो राम जो है वो संज्ञा है, तो इसकी विशेषता क्या बता रहा है, सुंदर। राम क्या है, सुंदर है, तो ये विशेषण हो जाएगा ना बाबू। आप समझ में आ रहा है ना, और आप ये सब समझे भी होंगे, बहुत टफ चीज़ नहीं है। लेकिन आपको परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि इसमें से विशेषण कौन है, प्रविशेषण कौन है, विशेष्य कौन है। तो देखिए इसको समझते हैं कि जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसको प्रविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण, प्रविशेषण बोलते हैं। जैसे देखिए राम बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो विशेषण हो गया। तो कितना सुंदर है, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो बाबू वो सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है, तो प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक ना। आप समझ रहे होंगे। बाकी जो करता है, यानी जो आपका जिसके बारे में बताया जाता है, वो आपको विशेष्य हो जाता है। कौन हो जाता है, विशेष। यानी राम बहुत सुंदर लड़का है, तो राम में विशेष्य हो जाएगा राम, और बहुत हो जाएगा प्रविशेषण, और सुंदर जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। उसके बाद इसका आपको पूछता है एग्जाम, वो क्या बोलते हैं, इसके प्रकार से कि ये कौन सा विशेषण है। तो देखिए इसका ट्रिक है, गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिमाण दो। गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिमाण दो, ये ट्रिक है। यानी गुणा से हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, संख्या से हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, सार्वजनिक से हो जाएगा सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण, और परिमाण से हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक से आपको समझ में आ रहा है, गुण यानी मैंने आपको भाववाचक में भी ऐसे ही चीज़ बताया था। तो जो गुणवाचक है, इसमें गुण, दशा, आकार, स्वाद, रंग, रूप, गंध आदि की अगर बात हो तो गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा, ठीक ना। और वही संख्यावाचक, तो संख्यावाचक आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, निश्चित संख्यावाचक, यानी इसके भी दो भेद होते हैं। जिसमें अगर मान लीजिए प्रत्येक, हर एक, हर दूसरा, सवा, डेढ़, यानी निश्चित संख्या की बात की है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगर वही आपको अनिश्चित की बात की जाए, जैसे कई, काफ़ी, कुछ, तो इसमें तो कोई निश्चित नहीं है, तो ये आपको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको पूछता है बाबू कौन सा, तो आपको पूछता है सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है कि अगर संज्ञा से पहले अगर कुछ शब्द आए तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे में देखिए इस गाय को चारा डालो, तो जो इस है बाबू ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक ना। संज्ञा आपका हो जाएगा गाय, तो गाय को चारा डालो, तो ये सिंपल सा वर्ड हो गया। लेकिन किस गाय को, तो बाबू इस गाय को चारा डालो, ठीक ना, तो वो आपको सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाणवाचक से आपको पता है कि नाप तौल की बात की जाती है, तो ये भी होता है आपको निश्चित परिमाण विशेषण और अनिश्चित परिमाण विशेषण, ठीक। तो आई होप आप विशेषण भी समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्रिया को देखते हैं। देखिए क्रिया क्या होता है बाबू, क्रिया किसको कहते हैं, तो क्रिया कोई काम हो रहा है वो ही क्रिया है। जैसे कि मान लीजिए जाना, पढ़ना, हंसना, खेलना, ये सब क्रिया में आ जाता है। और जो क्रिया है ना, ये आपको धातु यानी मूल शब्द से बना होता है। किससे बना होता है, परीक्षा में पूछता है क्रिया किससे बनी होती है, ऑप्शन में आपको दे देगा। तो ऑप्शन में आपको क्या मारना है, यदि धातु है तो धातु मारना है, या फिर मूल शब्द मारना है तो धातु शब्द या फिर मूल शब्द से बनी होती है। जैसे देखिए जो मूल शब्द है वो है आपको पढ़, मूल शब्द है। हंस आपको मूल शब्द है, इसी से क्रिया बना है पढ़ना, पढ़ाना या पढ़ा। हंस से बना है हंसना, हंसा, हंसवाना, ये सब क्या है, क्रिया है, और ये मूल शब्द है, ठीक ना। तो आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। बाकी क्रिया के भेद के बारे में पूछता है कि बाबू क्रिया के भेद जो है रचना के आधार पर दो प्रकार का, कर्मक, सकर्मक का पूछ देगा। उदाहरण के तौर पर कि ये कौन सा क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है। वही व्युत्पत्ति के आधार पर आपको प्रेरणार्थक क्रिया होता है, यौगिक होता है, नाम धातु होता है, पूर्वकालिक होता है। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पर देखते हैं, यानी उत्पन्न के आधार पर क्रिया के आपको पार्ट देख लेते हैं।
हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेरणार्थक देखते हैं। तो देखिए जो प्रेरणार्थक क्रिया है बाबू, इसमें खुद काम न करके दूसरे से काम करवाना प्रेरणा द्वारा, यही आपको प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। मैं यहाँ पे हिंट लिखा हूँ, ये आपको जैसे कि मान लीजिए प्रेरणार्थक का आपका परिभाषा भी होता है, यौगिक का भी परिभाषा होता है। तो परिभाषा न जानकर हमको एग्जाम ना निकालना है जी। हाँ 4 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, मान लीजिए जिसका 7 तारीख का एग्जाम है उसके लिए 10-12 दिन बचा है। तो एग्जाम बेसिकली निकालना है हमको भाभा थोड़ी ना बनना है। ज़्यादा ज्ञान लेना है तो हम पहले से पढ़े ही होंगे आप, अगर ज़्यादा ज्ञानी बनते होंगे तो। लेकिन हमको एग्जाम निकालना है, तो इसलिए हम एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये जो मेरा शॉर्ट नोट्स है, मैंने पहले से पढ़ा ही हिंदी, ऐसे थोड़ा है ना कि मैं 9th 10th में हिंदी नहीं पढ़ा हूँ, तो पढ़ा है तो मेरे दिमाग में है ही। बाकी उसको मैं शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ कि जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट हमको अगर रिवाइज करना हो तो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो प्रेरणार्थक क्रिया में बाबू क्या होता है, मैंने आपको बताया कि खुद काम ना करके दूसरे से काम करवाया जाता है प्रेरणा द्वारा। जैसे मान लीजिए कि पढ़वाना, पढ़ाना, तो ये खुद काम नहीं कर रहा है, तो ये आपको क्या कर रहा है, करवा रहा है। तो इसमें भी अगर प्रथम प्रेरणार्थक पूछ देगा, द्वितीय प्रेरणार्थक, तो अगर जिसमें आना शब्द जोड़ा रहे, जैसे आना पढ़ाना हो जाएगा तो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा, वाना शब्द अगर जोड़ा रहेगा तो वो द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द, ठीक ना। और आपको जो क्रिया है बाबू, सिंपल क्रिया, वो पढ़ाना हो जाएगा, और इसी से आपको पढ़ाना हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, पढ़वाना हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। चलिए उसके बाद बात करते हैं यौगिक। यौगिक जो है बाबू क्रिया, उसमें क्या होता है, जो मूल धातु होता है और उसमें अगर प्रत्यय जुड़ जाए तो आपको यौगिक क्रिया हो जाएगा। तो मूल धातु मान लीजिए हस है, इसमें प्रत्यय ना जुड़ गया तो प्रत्यय और उपसर्ग आगे मैं पढ़ाऊंगा, जो प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, उपसर्ग पहले जुड़ता है, तो जो ना ये प्रत्यय है ये अगर जुड़ जाएगा तो ये क्या हो गया, हंसना, तो ये यौगिक क्रिया हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पढ़, आपको मूल धातु है, ना इसमें जुड़ गया प्रत्यय तो पढ़ना हो गया, उठ ना जुड़ गया तो उठना हो गया, ठीक ना, तो ये यौगिक क्रिया हो गया। बाकी अब बात करते हैं नाम धातु। तो नाम धातु में बाबू क्या होता है, संज्ञा और विशेषण से जो बनी क्रिया है वो नाम धातु होता है। जैसे लाठी से लठियाना हो जाएगा, गाली से गलियाना हो जाएगा, रोगी से रोगियाना हो जाएगा। तो जिसमें लास्ट में बेसिकली याना आता है ना, उसको नाम धातु मान लेना, या नाम धातु क्रिया हो कौन है, तो जिसमें लास्ट में याना आता है, ठीक। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया के बारे में बात करते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, तो देखिए जिस क्रिया के अंत में कर प्रत्यय है, जिस क्रिया के अंत में कर प्रत्यय, वो आपको पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, ठीक ना। अगर वो परीक्षा में पूछेगा तो उसमें लास्ट में कर रहेगा। जैसे वह नहा कर दफ्तर जाएगा, तो नहा कर में कौन सा आ रहा है, कर लास्ट में आ रहा है ना प्रत्यय, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। नहा कर यह क्रिया है ही। जैसे राम खाकर पढ़ेगा, तो खाकर क्रिया है, तो कौन सा क्रिया है, तो इसमें लास्ट में कर आ रहा है, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। यहाँ पे क्रिया खत्म हो गया व्युत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद हम लोग जो आपको ये मैंने बताया था आपको कि क्रिया के भेद रचना के आधार पर, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया को देख लेते हैं। तो देखिए जिसमें कोई कर्म न हो वो आपको अकर्मक क्रिया हो जाएगा, और जिसमें कर्म के साथ हो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे मोहन रोता है, तो इसमें कर्म कहाँ कर रहा है, वो कुछ रोना कोई कर्म है। वही सकर्मक क्रिया कर्म के साथ हो, जैसे कि मोहन दुखड़ा रोता है, मोहन विद्यालय जाता है, तो यहाँ विद्यालय कर्म है, यानी कुछ कर रहा है, वो विद्यालय जा रहा है। मोहन रो रहा है यानी दुखड़ा रो रहा है अपना, तो वो कर्म हो जाएगा। यह ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ट्रिक की सहायता से, कि अगर मान लीजिए दिया है कि इसमें कौन सी क्रिया है, कौन सकर्मक है या फिर कौन अकर्मक है, तो आप क्या, किसे, किसको अगर आप लगा कर पूछिए। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ लगाइए कि मोहन कहा जा रहा है, या आप कहा भी लगा सकते हैं, तो आपको आंसर अगर आ जाएगा तो आपको सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर अगर आ जाएगा तो सकर्मक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, श्याम हंसता है, तो क्या हंसता है, तो कुछ इसका आंसर है जी, नहीं है ना, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगर वही आपके एग्जाम्पल में है कि श्याम मूर्खता पर हंसता है, श्याम किस पर हंसता है, मूर्खता पर हंसता है, तो अगर सवाल पूछिए श्याम किस पर हंसता है, तो जवाब आएगा मूर्खता पर, तो आपको सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक ना। ये मैं ट्रिक के तौर पर मैं आपको याद करवा दिया। बाकी अगर जिसमें कर्म हो तो सकर्मक हो जाएगा, बिना कर्म का हो अकर्मक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कभी कभी परीक्षा में द्विकर्मक क्रिया से भी पूछ देता है, तो द्विकर्मक में जिसमें 2 कर्म हो, जैसे योगेश बच्चे को व्याकरण पढ़ाता है, तो यह 2 कर्म हो गया, तो द्विकर्मक हो गया। उसके बाद संयुक्त क्रिया देख लीजिए, जिसमें 2 क्रिया हैं, ठीक ना, इसमें 2 कर्म है। द्विकर्मक में 2 कर्म होता है, ये कर्म है, बच्चा और व्याकरण आपको कर्म है। योगेश जो है बच्चे को पढ़ा रहा है, ये भी कर्म है, और व्याकरण पढ़ा रहा है, ये भी कर्म है। उसके बाद अगर संयुक्त क्रिया कहते हैं तो जिसमें 2 क्रिया हो, जैसे मेरी बात पर वह चौंक उठा, चौंकना भी एक क्रिया है, उठना भी एक क्रिया है। घंटी बजाते ही छात्र उठ खड़े हुए, तो उठना भी एक क्रिया है, खड़ा भी होना एक क्रिया है ना जी, तो ये संयुक्त क्रिया में आ जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ मैंने आपको क्रिया भी कंप्लीट करा दिया। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। इसका मैं PDF टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। बाकी अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होता होगा तो आप नॉर्मल स्पीड से देखेंगे और आप प्रैक्टिस सेट लगाइए ना, आपका जो 10 सवाल है ना 10 में 10 आएगा, ठीक। परेशान नहीं होना। आगे मैं सारे चीज़ों को कंप्लीट किया हूँ बाबू, जितने भी टॉपिक से आपको परीक्षा में सवाल पूछता है बिहार पुलिस का, सबको मैंने कवर किया है, ठीक ना। चलिए
आज दिन भर मैं इसी चीज़ में लगा दिया, PDF मंगाने में, अपने फ़ोटो मंगाने में, अपने नोट से घर से, उसके बाद और भी कुछ इधर उधर करने से। इसलिए कि हिंदी का मैं प्रॉपर टीचर भी नहीं हूँ, मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ हिंदी, या फिर हिंदी के लिए मैं कुछ किया भी नहीं हूँ, तो लेकिन फिर भी ऐसा है नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊँगा और वो नहीं आएगा। ठीक, चलिए वाच्य के बारे में जानते हैं। वाच्य क्या है? तो देखिए, क्रिया का वह बदला स्वरूप जिससे कर्ता, कर्म या भाव के प्रधान होने का पता चलता है। जिससे क्या होता है बाबू कि कर्ता या फिर कर्म या फिर भाव के प्रधान होने का पता चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं, यानी वॉइस बोलते हैं। इंग्लिश में आप वॉइस पढ़े होंगे। तो देखिए, ये बेसिकली आपको 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? कर्तावाच्य या फिर कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और उसके बाद भाववाच्य। तो देखिए, जिसमें कर्ता प्रधान हो, जिसमें जो कर रहा है वो प्रधान हो, उसको हम लोग कर्तावाच्य बोलते हैं। जैसे कि अजय ने चीता को मारा, तो यहाँ बाबू जो कर्ता है अजय है, ये प्रधान है। चीता को कौन मारा? तो अजय मारा, अजय मारा ना। मान लीजिए कि चीता को मारने वाला जो है बाबू वो अजय है, तो यहाँ किसकी प्रधानता बताई जा रही है? तो अजय की प्रधानता बताई जा रही है कि जो चीता है ना उसको अजय ने मारा है। तो यहाँ आप इसको याद कर लीजिएगा कि कर्ता प्रधान हो जाए, यानी कर्तावाच्य हो जाएगा। अगर वही कर्मवाच्य में क्या होता है? जिसमें कर्म प्रधान हो, जैसे कि चीता जो है अजय द्वारा मारा गया। अजय मारा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अजय किसको मारा ये इंपॉर्टेंट है। किसको मारा? तो चीता को मारा, यानी जो चीता है ना वो अजय द्वारा मारा गया। तो चीता जो है ये बाबू कर्म है, इसकी प्रधानता है, इसलिए ये आपको कर्मवाच्य में आ जाएगा। ठीक ना। और मैक्सिमम मैं यहाँ पे आपको हिंट भी लिख दिया हूँ कि अगर कर्मवाच्य में मैक्सिमम आपको से या फिर द्वारा लगा रहता है। ठीक ना, क्या लगा रहता है? से या फिर द्वारा लगा रहता है। ठीक, जैसे देखिए अजय द्वारा लगा है, या फिर से भी लगा रहता है, तो आपको कर्मवाच्य हो जाता। वही भाववाच्य में क्या होता है? तो भाववाच्य में बाबू भाव प्रधान रहता है। क्या रहता है? भाव प्रधान, जिसमें अकर्मक क्रिया निगेटिव सेंस आता है। जैसे अब मुँह से चला नहीं जाता, मुँह से खाया नहीं जाता, तो जिसमें निगेटिव सेंस टाइप का आपको आए वो आपको भाववाच्य हो जाएगा। ठीक ना, आप ज़्यादा नहीं सोचिए, बस इतना सोचिए कि जिसमें निगेटिव सेंस है, अकर्मक क्रिया हो, वो कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य। देखिए यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल भी ले लिया हूँ, जैसे कि माली पौधे को सींच रहा है, तो पौधे को कौन सींच रहा है? माली सींच रहा है। यहाँ माली आपको इंपॉर्टेंट है, यानी कर्ता इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रधानता है, तो आपको कृत्यवाच्य हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, माली द्वारा पौधे को सींचा जा रहा है, तो जो माली द्वारा पौधे को सींचा जा रहा है, तो बाबू पौधा यहाँ पे कर्म हो जाएगा, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। मजदूरों द्वारा इमारत बनाई जा रही है, तो आपको मजदूरों द्वारा इमारत बनाई जा रही है, तो इमारत यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक ना। बाकी यहाँ भी मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है, मुझे सोया नहीं जाता, मुझे खाया नहीं जाता, ये सब भाववाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, बाकी ये ससुरा जिससे हम मांगे थे, देखिए कैसा फोटो खींच कर भेज दिया है। इसको आप एक पेज का खाली मैनेज कीजिएगा, फिर दोबारा मैंने उसको नहीं मांगा। ठीक ना, सही से नहीं देख पाया, लेकिन चलिए यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग शब्द रचना के बारे में जानते हैं कि रूढ़ शब्द किसको बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द किसको बोलते हैं, यौगिक शब्द आपको परीक्षा में पूछता है, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं जल्दी ही। ठीक, देखिए रूढ़ शब्द किसको बोलते हैं बाबू? जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, यानी जिसका संधि विच्छेदन न हो, उसको हम लोग रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे घर का विभाजन नहीं होगा, यानी आंगन को आप इन दोनों आंगन को 2 शब्दों में नहीं बांट सकते, पुस्तक को नहीं बांट सकते, कलम को नहीं बांट सकते, तो ये रूढ़ शब्द हो गया। ठीक ना। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए योग रूढ़, तो जब कोई 2 रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ निकाल दे तो उसको योग रूढ़ करते हैं। जैसे मान लीजिए गजानन, पंकज, दशानन, लंबोदर में आपका लंबा उदर, दो रूढ़ शब्द है ना, लंबा और आपको उदर, ये 2 रूढ़ शब्द है। उदर भी अपने आप में एक रूढ़ शब्द है और लंबा भी है, इन दोनों को आप अलग अलग नहीं कीजिएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि इसका तीसरा अर्थ निकल जाएगा। लंबोदर किसको बोला जाता है? गणेश जी को बोला जाता है। दशानन किसको बोला जाता है बाबू? दशानन बोला जाता है रावण को बोला जाता है। गजानन किसको बोला जाता है बताइए? तो ये जो चीज़ें हैं ये योग रूढ़ शब्द में आ जाएंगे। अगर वही जब 2 रूढ़ शब्द तीसरा अर्थ नहीं निकालता है तो यौगिक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। जैसे देखिए विद्यालय, इसमें भी 2 रूढ़ शब्द है, विद्या है, उसके बाद आलय है, यानी विद्या के लिए आलय है ना जी। आलय को भी नहीं तोड़ सकते हैं, विद्या को भी नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये अलग रूढ़ शब्द हो गया, ये अलग रूढ़ शब्द हो गया। लेकिन दोनों को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा यौगिक शब्द। लेकिन विद्यालय का कोई अलग अर्थ नहीं है। ठीक ना, विद्यालय तो मान लीजिए विद्या के लिए आलय विद्यालय हो गया। और वही आपको जी यहाँ मैंने आपको बताया कि जो दशानन है, जिसका 10 आनन हो, यानी जिसका 10 सिर हो, तो इसका अर्थ निकल गया, इसका तीसरा अर्थ हो गया रावण। दशानन किसको कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। लंबोदर किसको कहा जाता है? लंबोदर किसको कहा जाता है? तो आपको गणेश जी को कहा जाता है। ठीक ना, इसका तीसरा अर्थ निकल गया तो योग रूढ़ हो गया, जिसका अर्थ नहीं निकला तीसरा वो यौगिक शब्द हो गया। ठीक ना। बाकी तत्सम तद्भव देख लेते हैं बाबू। जो तत्सम शब्द होता है वो संस्कृत से निकल कर हिंदी में आता है। जैसे गृह, आम्र, राजा, आपको बालक आदि, ये कर्पूर जो है ये आपको तत्सम शब्द हो गया। और जो तद्भव है जो संस्कृत से निकल कर आया है और बाद में उसका रूप बदल गया, जैसे खेत, दूध, दही, ये सब आपको तद्भव हो जाएगा। आपको मैं एग्जांपल से बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। बाकी उपसर्ग प्रत्यय भी मैं आपको बता दूं। उपसर्ग जो है बाबू शुरू में जो ऐड होगा वो उपसर्ग हो जाएगा, और प्रत्यय जो बाद में ऐड होगा उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं उपसर्ग प्रत्यय और तत्सम तद्भव का। देखिए इसका एग्जाम्पल इधर होगा, इसका एग्जाम्पल कहाँ है जी? हाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये आपका बाबू उपसर्ग है। उपसर्ग है, जैसे देखिए जो अ उपसर्ग है
अ उपसर्ग है, इसे देखिए अवगुण बन गया, अवनति बन गया, अवतरण बन गया, यानी अव लास्ट पहले शुरू में जुड़ा है ना, अवगुण में अव है, अवतरण में अव है। वही देखिए यहाँ पे दुर्दशा में दूर है, दुर्जन में दूर है, दुर्गम में दूर है, नि से निवारण हो जाएगा, नियुक्त, निधन, यानी जिसके पहले अगर जुड़ा रहेगा वो उपसर्ग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अधिकार में अधि जो है पहले जुड़ा है, कर में जुड़ा है ना जी, तो ये आपका यहाँ पर अधि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, सुडौल में सु जुड़ा है, और भी देख लीजिए एग्जाम्पल, मैंने काफ़ी एग्जाम्पल दिया है। जैसे प्रत्यक्ष में प्रतिधन अक्ष होता है तो प्रत्यक्ष प्रतिकूल में आपका प्रति हो जाएगा, प्रत्येक में प्रतिधन एक होता है तो प्रति हो जाएगा, परिजन में परि हो जाएगा, परिक्रमा में भी परि उपसर्ग हो जाएगा, उपकार में उप हो जाएगा, स्वच्छ में सु हो जाएगा, सद्भावना में सत हो जाएगा, अति उत्तम में आपको अति हो जाएगा, उत्थान में उत हो जाएगा। तो ये सब उपसर्ग है। तो मैंने आपको बेसिकली क्या बताया था, यही चीज़ ने बताया था जी कि जो उपसर्ग है वो शुरुआत में जुड़े, यानी जो पहले जुड़ जाएगा उपसर्ग हो जाएगा और बाद में जो जुड़ेगा प्रत्यय हो जाएगा। तो हम लोग चलिए प्रत्यय का भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए प्रत्यय का देख लीजिए एग्जाम्पल, होनहार, होनहार में लास्ट में हार है तो हार यहाँ प्रत्यय हो जाएगा, पालनहार में हार लास्ट है तो प्रत्यय हो जाएगा, खाऊ में ऊ लास्ट में है तो प्रत्यय हो जाएगा, लड़ाई में आई प्रत्यय है, भुलावा में आवा प्रत्यय है, भिड़ंत में अंत प्रत्यय है, पछतावा में आवा प्रत्यय है। तो यहाँ पे आप समझ गए। बाकी मैंने आपको तत्सम तद्भव भी बताया था कि जो संस्कृत से निकल के आया है वो तत्सम हो जाएगा, और जो उसका अर्थ बदल गया हम लोग उसको अलग नाम से पुकारते हैं वो तद्भव हो जाता है। तो इसको ट्रिक से समझिए कि देहाती भाषा में जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं ना वो तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव। और जो जिसको हम लोग थोड़ा सा टफ मानते हैं वो तत्सम हो जाएगा। जैसे देखिए जो अश्रु है, अश्रु हम लोग तो बोलते नहीं है तो थोड़ा टफ लग रहा है तो ये तत्सम हो जाएगा। बाकी आंसू तो हम लोग नहीं बोलते हैं, अरे यार काहे आंसू गिरा रहे हो, तो ये हम लोग डेफिनेटली बोलते हैं देहाती भाषा में। या फिर मान लीजिए दैनिक दिनचर्या में बोलते हैं, अग्नि हम लोग कभी नहीं बोलते हैं जबकि हम लोग आग बोलते हैं, उष्ण नहीं बोलते हैं, ऊँट हम लोग बोलते हैं, कोकिल कभी नहीं बोले हैं हम लोग, कोयल ही बोलते हैं, गर्दभ कभी बोले हैं हम जी नहीं ना बोले हैं, गधा बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा कि जो देसी आम भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं वो तद्भव हो जाएगा। ठीक ना। जैसे एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हस्त कभी बोले हैं हम लोग, हाथ बोलते हैं कि मार का हथवे तोड़ देंगे, कभी बोले हैं कि मार के तुम्हारा हस्तवे तोड़ देंगे, नहीं ना बोले हैं, नहीं बोले हैं। जैसे आम आप खा रहे होंगे, मान लीजिए पेड़ पर चढ़कर, तो कभी कहें अपने दोस्त से कि ये भाई मैं आम गिरा रहा हूँ तुम खाओ, नहीं ना कहेंगे। आप कहे होंगे कि भाई मैं आम गिरा रहा हूँ तुम खा लो, तो आम कहे होंगे। ठीक, तो आप यहाँ से याद कर लीजिए कि जो हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से आपको मतलब थोड़ा सा समझने के लिए कि हम लोग जो दैनिक दिनचर्या में जो यूज़ करते हैं वो तद्भव हो जाता है, और जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं वो तत्सम हो जाते हैं। ठीक, तो यह तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग आते हैं बाबू वाक्य को देखते हैं। वाक्य तो देखिए वाक्य जो होता है इसके आपको भेद से सवाल पूछता है कि सरल वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य से। तो देखिए जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, या फिर एक से अधिक उद्देश्य और सिर्फ एक ही विधेय हो, वो सरल वाक्य में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि मैं स्कूल जा रहा था, तो मैं जो हो गया एक उद्देश्य हो गया, और जा रहा था आपका विधेय हो गया, तो यहाँ जो है ये सरल वाक्य है। ठीक ना। या फिर मैं अपने मित्र के साथ घूमने जा रहा था, तो मैं एक अलग उद्देश्य हो गया, मेरा मित्र जो है एक अलग उद्देश्य हो गया, तो यहाँ दो उद्देश्य हो गए। लेकिन जो विधेय है वो जा रहा है, यानी जाना विधेय हो गया, तो यहाँ एक ही विधेय है। तो आप सिंपल से आपको याद करना है कि जो सरल वाक्य है वो एक से अधिक उद्देश्य या फिर एक उद्देश्य है, लेकिन विधेय एक होना चाहिए। यानी जो काम करना है उसका जो आपका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, यानी पर्पस जो है वो एक होना चाहिए। ठीक ना। वही अगर संयुक्त वाक्य का बात करते हैं तो संयुक्त वाक्य में बाबू क्या होता है कि एक से अधिक उद्देश्य होता है और वही एक से अधिक विधेय भी होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था, तो देखिए यहाँ पे एक से अधिक आपको उद्देश्य भी है, मैं यहाँ भी विदेश है और मेरा छोटा भाई भी वो है उद्देश्य है, और आपको विधेय भी है, यहाँ भी जा रहा था और यहाँ भी खेल रहा था, विधेय है ना। तो आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी इसका आप हिंट समझ जाइए कि जिसमें और, किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी, इसलिए दिया वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक ना। यहाँ पर दो वाक्य जुड़ा है तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बाकी अगर एक उद्देश्य और कई विधेय रहेंगे, तो बाबू वो हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य। इसका हिंट है ऐसे वैसे जैसे तैसे जिस वाक्य में रहेगा वो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे, ठीक ना, जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पर पहुँचे ट्रेन निकल चुकी थी, ये सब आपको जो सवाल पूछता है वो मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। बाकी मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया। सरल वाक्य में देख लीजिए मैं स्कूल जा रहा था, एग्जाम्पल हो जाएगा। संयुक्त वाक्य में आपको और, किंतु, लेकिन, परंतु रहेगा। जैसे मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था, ठीक ना, उसके पिता ने उसे बहुत रोका था किंतु वो राधा से मिलने चला ही गया, तो ये सब जिसमें लगा रहा है वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बाकी मिश्रित वाक्य ऐसे वैसे जैसे तैसे जो लगता है वो मिश्रित वाक्य आ जाता है। ठीक। उसके बाद कभी कभी आपको परीक्षा में विराम चिन्ह पूछता है, रेयरली केस में पूछेगा, लेकिन मैं अपना नोट्सवा में लिखा था तो इसको भी सोचा कि चलिए आपको बता ही दे रहा हूँ।
पूछ देता है कि ये कौन सा विराम चिन्ह है, तो देखिए ये जो कॉमा है ये आपको अल्प विराम में आता है, ये वाला चिन्ह आपको अर्ध विराम है, पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई दिया जाता है, प्रश्नवाचक के लिए ये होता है, आश्चर्य या फिर विस्मयादि बोधक के लिए आपको ये चिन्ह उपयोग होता है, निर्देशक संयोजक समासी के लिए आपको ये हाइफन दिया जाता है, कोष्टक आप देखे होंगे छोटा मझला बड़ा कोष्टक, उद्धरण या अवतरण के लिए आपको ये वाला प्रयोग किया जाता है। विवरण के लिए जब हम लोग लिखते हैं किसी नोट्स में विवरण नहीं लिखते हैं कि मान लीजिए किसी का परिभाषा लिखना है तो लास्ट में इसे लिखते हैं तो विवरण हो जाएगा। पुनरुक्ति के लिए हम लोग ये लिखते हैं, यानी कोई भी चीज़ बार बार आ रहा है तो उसको हम लोग ये इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद लाघव के लिए इसका उपयोग करते हैं, लोप ये डॉट 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 करके लोप हो जाता है। पाद चिन्ह ये आपको हाइफन टाइप का छोटा सा होता है। दीर्घ में आपको ये होता है दीर्घ वाला। पाद बिंदु आपका ऐसा हो जाता है। त्रुटि बोधक अगर होगा तो हम लोग ऐसे करते हैं, अगर कुछ छूट गया वहाँ लिखना हो तो त्रुटि बोधक हो गया। बाकी टीका के लिए हम ऐसे स्टार स्टार देकर टीका करते हैं। तुलना के लिए बराबर का चिन्ह देते हैं। समाप्ति बोधक के लिए फिर ऐसे करके समाप्ति बोधक हो जाएगा। उप विराम के लिए ये वाला चीज़ करते हैं, ठीक ना। बाकी मेन चीज़ आपको मतलब अगर ये पूछता है तो आप देख लीजिएगा, बाकी ये सब तो आपको आता ही होगा कि कोष्टक का कौन सा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, तो ये सब चीज़ें याद करने वाली है। जैसे कि त्रुटि बोधक हो गया, टीका हो गया, लोप हो गया, तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। रेयर केस में ये पूछता है, अगर पूछ दिया तो इसको छोड़ना नहीं है। बाकी कारक देखते हैं बाबू, तो कारक जो होता है वो किसी कार्य को करने वाला बेसिकली कारक के अंतर्गत आता है। इसके 8 भेद होते हैं। आप इसको बार बार पढ़े भी होंगे बचपन में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध काके की, संबंध हा है ही अरे, अधिकरण में पे पर। तो आपको कर्ता ने कर्म को करण से 3 हो गया, संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की, संबोधन हा है ही अरे अजी, अधिकरण में पे पर। तो इसका एग्जाम्पल देकर पूछता है। जैसे राम ने रावण को मारा, मान लीजिए कि राम जो है राम के द्वारा मारा गया, ठीक ना। तो इसमें के है वो कौन सा कारक है। जैसे यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो यह राम ने रावण को में आपका रावण में कौन सा आ जाएगा, तो ने आ जाएगा, यानी कर्ता ने कर्ता कारक आ जाएगा। रावण को तो को कर्म कारक आ जाएगा। बाण से मार तो कर्ण से कर्ण कारक आ जाएगा। तो यही आपको एग्जाम्पल देकर पूछता है। बाकी अगर मान लीजिए यहाँ अगर कौन सा कारण हो जाएगा, कारक हो जाएगा, राम ने रावण को बाण से मारा, ये तीनों में अगर आपको संयुक्त पूछ देगा कि इसमें बताइए कौन सा कारक हो जाएगा, तो सबसे लास्ट वाला को लेते हैं। किसको लेते हैं, यहाँ मैंने लिखा है कि हमेशा लास्ट वाला लिया जाता है। तो यहाँ लास्ट वाला में से है, ठीक ना, और से आपको कर्ण से होता है, यानी कर्ण कारक यह हो जाएगा। बाकी एक और से होता है अपदान, तो ये आपको बिछड़ने वाला चीज़ है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो वह बिछड़न है, वहाँ से पेड़ से पत्ता बिछड़ रहा है, तो यहाँ से अपदान हो जाएगा। कर्ण और अपदान में बेसिकली आपको यही अंतर होता है, ठीक। तो ये बचपन में भी पढ़े होंगे, बार बार पढ़ते होंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध काके की, संबोधन हा है यदि, अधिकरण में पे पर, ठीक। बाकी समाज से भी आपको परीक्षा में पूछता है, तो समाज को भी हम लोग देख लेंगे, कोई छूटेगा नहीं। सारे चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक ना। और बहुत कम ही समय में आपको ख़त्म करा दिया हूँ। मैं जो है टाइम पास करने बिल्कुल भी यूट्यूब पर नहीं आता हूँ। आपने देखा ही होगा कि इसी चीज़ों को पढ़ाने के लिए 10-10 को 20-20 को वीडियो बना देंगे। यूट्यूबर 10-10 को बनाएंगे, समाज के लिए अलग वीडियो बना देंगे, संधि के लिए अलग वीडियो बना देंगे, और पढ़ाएंगे इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको रिवीजन करना है मान लीजिए, तो बहुत सारे बुक हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, उसमें 10-15 सवाल रोज़ आता होगा, तो आप वहाँ से लगाइए, देखिए आपका जो है बूस्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक ना। तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना समय बचा हुआ है उसमें पढ़ना ही है। देखिए समास जो है बाबू, वो 2 या 2 से शब्दों के मेल से बनता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो बनेगा वो समास होगा। संधि क्या होता है, 2 या 2 के वर्णों के मेल से जो बनता है वो संधि है। तो बेसिकली संधि और समास में यही अंतर होता है, ठीक है। तो इसके भेद से पूछता है सवाल कि ये कौन सा समास है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। तो देखिए वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो और एक दूसरे से विलोम हो, ठीक ना। जैसे मान लीजिए रात दिन, तो इसमें रात भी प्रधान है, दिन भी प्रधान है, और एक दूसरे के विलोम भी है। माता पिता, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, यानी दोनों पद प्रधान है, यानी प्रथम पद और द्वितीय अंतिम पद भी प्रधान है, और एक दूसरे के विलोम भी है। माता और पिता एक दूसरे के विलोम है, पाप पुण्य भी विलोम है। इसका ट्रिक है कि जिसमें योजक चिन्ह लगा रहे या फिर विग्रह करने पर और का लोप हो। जैसे मान लीजिए रात दिन है, अगर आप इसको विग्रह कीजिएगा तो रात और दिन आएगा। क्या आएगा, रात और दिन। तो यह रात और दिन आ जाएगा ना। तो अगर आप विग्रह करके और लाते हैं तो वो भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर कुछ भी नहीं आए, अगर योजक चिन्ह आपको दिखाई दे दे, तो आपको क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक ना। चलिए द्विगु समास किसको कहते हैं। द्विगु समास में बाबू प्रथम पद संख्यावाचक हो, क्या हो, संख्यावाचक हो, ठीक ना। जैसे नवरत्न में आपको 9 आ रहा है, यानी 9, तो ये संख्यावाचक है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। सप्तद्वीप में आपको 7 आ रहा है, तो ये आपको द्विगु समास हो जाएगा। त्रिभुवन में 3 आ रहा है, तो ये जो हो जाएगा समास, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक। चलिए तो इसको कैसे द्वंद्व और द्विगु में आपको कन्फ्यूजन होता है बाबू, तो द्वि से द्वितीय होता है, नहीं होता है जी। द्वितीय पढ़े हो ना, द्वितीय मतलब 2 होता है, और द्वंद्व से थोड़ा ना होता है 2 चाहे कुछ हो। तो द्वितीय से आप याद कर लीजिए, द्वि से हो जाएगा द्विगु समास, ठीक। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। आगे बात करते हैं कर्मधारय समास। तो बाबू जो कर्मधारय समास है, इसका जो पूर्व पद है ना, ये विशेषण होता है, बाकी जो उसका उत्तर पद है वो प्रधान होता है। जैसे देखिए
काली मिर्च जो है, ये जो काली है, ये विशेषण है। विशेषण मैंने आपको बताया था कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, यानी ये मिर्च की विशेषता बता रहा है कि मिर्च कैसी है तो काली है, कमल कैसा है तो बाबू नीला है, अंबर कैसा है तो पीला है, मुख कैसा है तो चंद्रमा की तरह मुख है। यही नहीं बता रहा है, यानी विशेषण जो पहला पद है वो विशेषण है। यहाँ ट्रिक भी मैंने लिख दिया है कि विशेषता बताने वाले जो समास है उसको हम लोग कर्मधारय समास करते हैं। यानी मिर्च की विशेषता बता रहा है कि जो मिर्चा है वो ससुरा काली है, कमल जो है वो नीला है, अंबर जो है यानी जो कपड़ा है वो कैसा है पीला है, और जो मुख है वो कैसा है चंद्र जैसा है, यानी चंद्रमा के जैसा मुख है। तो ये कर्मधारय समास में हो जाएगा, ठीक ना। बाकी आगे बात करते हैं। अगला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास जिसका जो पहला पद है यानी जो पूर्व पद है बाबू वो अव्यय हो और वो प्रधान भी हो। जैसे मानकर चलिए कि जो यथा स्थान है, तो जो यथा है ये एक अव्यय है, ठीक ना। आजीवन जो है इसमें आ अव्यय है। इसका ट्रिक है प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए आपको अव्यय नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना जानिए कि जो प्रत्येक उपसर्ग वाला है वो अव्यय हो जाएगा। जैसे यथा स्थान में यथा उपसर्ग हो जाएगा, आजीवन में आ उपसर्ग हो जाएगा, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग हो जाएगा, यथा समय में यथा हो जाएगा। जिसमें यथा आपको आ लगा रहता है ना वो आपको अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पांचवा देखते हैं बाबू। पांचवा है बहुव्रीहि समास। पांचवा क्या है? बहुव्रीहि समास। ये कैसे कनेक्ट होने लगा? ये कि क्या चीज़ का आ गया ब्लूटूथ? ससुरा कौन ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा है हमसे। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में बाबू क्या होता है कि इसके जो दोनों पद होते हैं ना, ये दोनों पद, अरे यार कौन है ये ब्लूटूथ खोल रहा है बार बार। जो दोनों पद है वो आपको अप्रधान होते हैं, ठीक ना। दोनों पद जो होते हैं वो अप्रधान होते हैं। ये पैर यहाँ से हटा दीजिए, आई थिंक यही बार बार हो रहा है, हमको लग रहा है। दोनों पद है जो अप्रधान होते हैं। और तीसरा जो इसका अर्थ निकले उसको हम लोग बहुव्रीहि समास करते हैं। थोड़ा सा ट्रैक से हटा दिए सब ब्लूटूथ के चलते। देखिए जो तीसरा है अर्थ निकले, जैसे मान लीजिए लंबोदर, तो जो लंबोदर है लंबा और उदर, मैंने आपको बताया था लंबा और उदर, तो जो लंबा है इसका भी कोई अर्थ नहीं है, मतलब ये भी प्रधान नहीं है और ये उदर ये भी प्रधान नहीं है, ठीक ना। तो लंबा और उदर से मिलकर लंबोदर हुआ और ये तीसरा अर्थ निकालता है। तो लंबोदर किसको बोला जाता है? गणेश जी को बोला जाता है। दशानन किसको बोला जाता है? रावण को बोला जाता है। चतुर्भुज विष्णु भगवान को बोला जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर जिसका तीसरा अर्थ निकल जाए, नीलकंठ भगवान किसको बोलते हैं? नीलकंठ किसको बोलते हैं हम लोग? तो शंकर जी को बोलते हैं। तो जिसका तीसरा अर्थ निकल जाए ना उसको हम लोग कौन सा समास बोलते हैं? उसको हम लोग बहुव्रीहि समास बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का लास्ट समास है तत्पुरुष समास। तो बाबू तत्पुरुष समास आपको बस इतना याद करना है कि जो कारक वाला है ना वही तत्पुरुष समास में आ जाता है। जिसका पूर्व पद गौड़ होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। तो ये आपको याद नहीं करना, बस इतना याद करना है जो कारक वाला। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, धनहीन। धनहीन यानी धन से हीन, यानी धन से वो मारा है, धन उसकी पास कम है, तो यह अपदान हो जाएगा। यहाँ पर अलगाव है, ठीक ना। उसके बाद और एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग, गुणहीन। गुणहीन यानी गुण से हीन, यानी गुण से वो परिपूर्ण है, सॉरी नहीं है, उसके पास कोई गुण नहीं है, यानी गुण से हीन है। तो आपको कर्ण यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद और भी देख लेते हैं, जैसे कि प्रेम सागर हो जाएगा, तो प्रेम का सागर। भारत रत्न, तो भारत का रत्न। तो यह जो भी कारक को ला जाएगा, यानी जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से जो मैंने आपको बताया है कारक, तो वो तत्पुरुष में आ जाएगा, ठीक। आई होप ऐसी बात को समझ रहे होंगे। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय देख ही लिया है और भी कुछ सब चीज़ ये जो है क्या है तत्सम तद्भव भी देख लिया। चलिए अब हम लोग आते हैं संधि पे। तो देखिए जो आपके परीक्षा में है वो संधि बेसिकली आपको, ये कौन है जी? अपना ब्लूटूथ बंद कर दिए, अब करे सब। देखिए आपके जो परीक्षा में है ना, ये आपको प्रकार नहीं पूछता है कि इसमें से कौन सा दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक ना। ये आपको नहीं पूछता है। आपका संधि विच्छेद पूछता है कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक का क्या होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ उसको समझाने के लिए, और मैं आपको कुछ हिंट भी दूंगा जिससे कि आप संधि विच्छेद परीक्षा में आराम से सही करके आएंगे, ठीक ना। जैसे देखिए पुस्तकालय है तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद हो जाएगा पुस्तक धनालय। प्रधानाध्यापक का प्रधान धन अध्यापक। स्वाध्याय का हो जाएगा स्वधन अध्याय। सर्वाधि का हो जाएगा सर्वधन अधिक। योजनावधि का हो जाएगा योजन धन अवधि। तो देखिए इसका मैं आपको हिंट बता रहा हूँ कि जब संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो दोनों आपको बहुत अच्छा लगे देखने में। जैसे देखिए पुस्तकालय मैंने पुस्तक धन आलय, यानी पुस्तक के लिए जो आलय है उसको पुस्तकालय बोलते हैं। जो अध्यापक है वो प्रधान है, वो उसको प्रधानाध्यापक बोलते हैं। स्व अध्याय यानी जो अध्याय है वो अपने आप है, स्व है, तो उसको स्व अध्याय बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ रहे होंगे कि यानी जो हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, जैसे मान लीजिए सर्वाधिक में सर्व है, अधिक है, योजनावधि में योजन है और अवधि है, तो ये जो दोनों है बाबू, इसको अगर आप पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में भी सही लगेगा, ठीक ना। मान लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे सही नहीं लगेगा। जैसे विद्यालय का आपका संधि विच्छेद हो गया विद्या धनालय। अगर यही हम संधि विच्छेद करते हैं विद्या धनालय, तो विद्या का कुछ समझ में आ रहा है जी? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? विद्या तो हम कभी सुनबे नहीं किए हैं। अंतःकरण में अंतःधन, करण नहीं सुने हैं।
नहीं सुने ना, अगर वही अंतःधन होगा कर्ण तो ये सुने हैं। अंतपुर में अंत, यहाँ अंत होगा, ठीक ना, अंतःकरण में अंतःधन कर्ण होता है, ठीक। अंतपुर में आपको अंतःधन पुर होगा तो ये सही हो जाएगा। अनुयाय में अनुधन अय हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको संधि विच्छेद में काफ़ी मदद करेगी जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो। और अगर विसर्ग संधि का बात की जाए तो विसर्ग संधि का आपका जो है चिन्ह है कि लास्ट में ये वाला बिंदु ह वाला जोड़ा रहे, ठीक ना, जिसमें ये जोड़ा रहेगा वो आपको विसर्ग संधि होगा ही होगा, ठीक। चलिए उसके बाद देख लीजिए और भी सारे संधि है, जैसे कि अध्याय हो गया, अधिधन आय, अध्ययन हो गया, अधिधन आयन, अधिकांश हो गया, अधिक दंग अंश। ये मैं आपको पीडीएफ में दिया हूँ तो वहाँ से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे आत्मा अवलंबन हो जाएगा तो आत्माधन अवलंबन, तो आत्मा भी आप सुनने होंगे, अवलंबन भी अच्छा वर्ड है। आत्मोत्सर्ग में आत्मा जो है उत्सर्ग भी है। उसके बाद आध्यात्मिक में आधिधन आत्मिक हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप इसको देख लीजिएगा। तथास्तु में तथा धन अस्तु, ये परीक्षा में बार बार पूछता है। परमेश्वर परम धन ईश्वर, महोदय महाधन उदय, पदोन्नति पदधन उन्नति, विद्वत्मा विद्याधन उत्तमा। उसके बाद सर्वोच्च सर्वधन ऊंच, प्रत्येक प्रतिधन एक, कुर्मावतार कुर्मधन अवतार, नागाधिराज नागधन अधिराज, अनावृष्टि अनधन आवृष्टि। उसके बाद पीताम्बर पित्तधन आम्बर, मतानुसार मतधन अनुसार, व्यायाम आदि व्यायाम धन आदि, सत्याग्रही सत्यधन आग्रही, समानांतर समान धन अंतर। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिया है जो कि आपको मदद करेगा। आप इसको अपने कॉपी से इसको तोप कर यानी इसको ढक कर इसका देखिएगा। सर्वोत्तम का अपने घर पे एग्जाम मतलब कोशिश कीजिएगा। सर्वोत्तम का मैं क्या कर रहा हूँ, अखिलेश्वर का मैं कौन सा संधि विच्छेद कर रहा हूँ, आत्मोत्सर्ग का कैसा मैं संधि विच्छेद कर रहा हूँ, उसके बाद मिला लीजिएगा, ठीक। बाकी मैंने आपको हिंट ही बता दिया कि दोनों जो संधि विच्छेद करके आप दो जो ये आपको वर्ड लाएंगे काल और अंतर, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि ये जो है ये सही लग रहा है कि नहीं, ठीक ना। इसका मैं आपको हिंट बताया हूँ। बाकी शुद्ध अशुद्ध भी आपको परीक्षा में पूछता है। तो बाबू ये जो चीज़ें होती हैं तो शुद्ध अशुद्ध बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे संधि विच्छेद बहुत सारा संधि विच्छेद है, शुद्ध अशुद्ध बहुत है, पर्यायवाची विलोम बहुत है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। बाकी आप जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो वहाँ से भी आप हैंडल कर लेंगे। बाकी एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछेगा कि जो आपको नहीं आएगा, ठीक। तो देखिए जो हिरण्यकश्यपु है बाबू ये आपको शुद्ध है, जबकि अगर हिरण्यकश्यप लिखेगा तो ये आपको क्या है, अशुद्ध है। अगर वही बात किया जाए बाबू अतिशयोक्ति है तो अतिशयोक्ति ऐसे नहीं लिखा था, अतिशयोक्ति ऐसे होता है। उज्ज्वल ऐसे नहीं होता है, उज्ज्वल आपको ऐसे होता है। देखिए उज्ज्वल बार बार परीक्षा में पूछता है, इसको याद कर लीजिए। अगर परीक्षा में पूछेगा उज्ज्वल तो आपको ये करके आना है। और गड़बड़ा जाते हैं लड़के, ठीक ना। खुद मैं एक बार गड़बड़ाया हूँ यूपीएससी में। अगला है कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। याज्ञवल्क्य नहीं होता है, याज्ञवल्क्य होता है। अंतर्ध्यान में बाबू ऐसा अंतर्ध्यान होगा। संन्यास में आपको संन्यास ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद अध्ययन जो है, अध्ययन देखिए यह गलती लिखा है, अध्ययन होता है। तरुच्छाया में आपको तरुच्छाया होता है। आशीर्वाद ऐसे नहीं होता है, आशीर्वाद होता है। यह आरसीवाद हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं यानी इधर जो है ये अशुद्ध है, यानी इसको काटना है और इसको सही करना है। तो आपको ये सही हो जाएगा। तब तो ऐसे लिखा जाता है। मुर्मुसु आपको बाबू ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद अर्थात ऐसे लिखा जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, देख लीजिए। एग्जाम्पल का भरमार है, मैंने सब लिया है एग्जाम्पल कि जैसे देखिए आगामी है तो आगामी ऐसे लिखा जाता है। अनुसूया तो अनुसूया ऐसे लिखा जाता है। अत्यधिक अत्यधिक ये हो गया। अहिल्या तो अहल्या होता है। आयु आयु ऐसे होता है। उन्नति उन्नति ये आपका शुद्ध रूप है। बाकी कवि तो कवि आपका ये शुद्ध है। केंद्रीय तो केंद्रीय बाबू ऐसे लिखा जाता है। कृपालु कृपालु ऐसे होता है, यानी ऐसे वाला लू नहीं होता है। चहर दीवारी नहीं होता है, चार दीवारी होता है, ठीक ना। उसके बाद दयालु दयालु में बाबू लू वाला ऐसे होता है। दवात में दवात होता है, दावात नहीं होता है। नदिया में बाबू आपको चंद्रबिंदु होता है। पूरब में आपको पूर्व होता है, पूरब नहीं होता है, ठीक। उसके बाद पत्नी देख लीजिए, पत्नी में आपको ये वाला हो जाएगा। पशु में आपका ऐसे हो जाएगा, सॉरी ऐसे हो जाएगा, ये पशु गलती है। बाकी जो पूर्ति है वो पूर्ति में आपको ये तप ऐसे रहेगा। प्रियदर्शनी में देख लीजिए, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। बीमार में आपका ये जो है बीमार में ऐसे ब के रहेगा। मधु में आपको ऐसे रहेगा। शक्ति शक्ति साधु साधु, हस्तक्षेप हस्तक्षेप ऐसे रहेगा। अनुकूल अनुकूल ऐसे रहेगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बेसिकली आपको ज़्यादा देख लेना है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिया है, ठीक। तो आप इसको देख लेना है, ठीक ना। बाकी अब इसको मैं एक एक चीज़ बताने लगूंगा तो इसको तो याद करना है नहीं और कुछ समझाना है नहीं इसमें, तो फालतू का वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। पीडीएफ दे दूंगा तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो समझाने वाला मैं समझा दे रहा हूँ। अब देखिए विलोम शब्द को भी देख लेते हैं बाबू। विलोम तो अंकुश का विलोम क्या होता है, निरंकुश होता है। अकाल का विकाल सुकाल हो जाएगा आपका विलोम। आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा, ठीक ना। आग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। ओजस्वी का ओजहीन हो जाएगा। अवगत का सुगत हो जाएगा। औंधा का सीधा हो जाएगा। औचित्य का अनुचित्य हो जाएगा। अंगीकार का अस्वीकार हो जाएगा। जितने भी विलोम शब्द लिए हूँ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा। ईश्वर का अनिश्वर हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। उत्पत्ति का विनाश हो जाएगा। तो उत्कर्ष और अपकर्ष बार बार परीक्षा में पूछता है, तो इसको आप खुद देख लेना है। बाकी एकाग्र, एकाग्र मतलब पता ही आपको, मतलब आपको कॉन्सनट्रेट होना। उसके बाद चंचल यानी कॉन्सनट्रेट नहीं है। ऐहिक परलौकिक हो जाएगा। ऋजु वक्र हो जाएगा। ऋषि संसारी हो जाएगा। उसके बाद कृतज्ञ कृतज्ञ हो जाएगा इसका विलोम। क्रय का विलोम विक्रय हो जाएगा। कृष्ण का विलोम शुक्ल हो जाएगा। कंकाल का विलोम शरीर हो जाएगा।
कई का विलोम एक हो जाएगा, कीर्ति अपकीर्ति। तो यहाँ बहुत सारा विलोम शब्द मैंने लिया है, आपको PDF में देख लेना है, ठीक है। देख लीजिए, जैसे कुछ और मैं बता दे रहा हूँ। तृषा का आपका तृप्ति हो जाएगा, तो ये आपको परीक्षा में बार बार पूछता है। तपन का ठंडक हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा विलोम शब्द। बाकी धरा का गगन हो जाएगा, न्याय का न्याय हो जाएगा, नूतन का पुरातन हो जाएगा, प्यार करना घृणा करना हो जाएगा विलोम, प्रतिकूल अनुकूल हो जाएगा, फायदा का नुकसान हो जाएगा, फल का निष्फल हो जाएगा, बंधन का मुक्ति हो जाएगा, बैर का प्रीति हो जाएगा, मित व्यय अपव्यय हो जाएगा, यानी जो ज़्यादा खर्च करता है और अपव्यय कम खर्च करता है, ठीक। उसके बाद मोक्ष बंद हो जाएगा, भद्र अभद्र हो जाएगा, भाव अभाव हो जाएगा, यश अपयश हो जाएगा, भद्र अभद्र। यश और अपयश भी पूछता है, यहाँ कट गया है, यश हो जाएगा, यहाँ कैसे लिखाएगा जी, यश, हाँ यश हो जाएगा और अपयश, ये बार बार परीक्षा में पूछता है, तो इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। बाकी भद्र अभद्र भाव अभाव यहाँ लिखा भी है, यश अपयश, रुग्ण स्वस्थ रक्षक भक्षक, ये सब आपको एग्जाम्पल हो जाएंगे, हर्ष शोक, इसको याद कर लेना है। बाकी और भी मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है बाबू, आपके पास समय है, अगर आपका एग्जाम 7 तारीख 15 तारीख है तो इन सबको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये सब भी आपको क्या है, विलोम ही शब्द है। जैसे मान लीजिए एडी का विलोम शब्द चौड़ी हो जाएगा, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक हो जाएगा, अल्प का बहु हो जाएगा, अलभ्य का लभ्य हो जाएगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, संधि का विग्रह हो जाएगा, सार्थक का निरर्थक हो जाएगा, सुविधा का असुविधा हो जाएगा, उसके बाद हिंसा का हिंसा हो जाएगा, हानि का लाभ हो जाएगा, हर्ष का विषाद हो जाएगा, क्षमा का दंड हो जाएगा, क्षम्य का अक्षम्य हो जाएगा, क्षर का अक्षर हो जाएगा, अर्पण का ग्रहण हो जाएगा, हस्त का पाद हो जाएगा, अन्याय का न्याय हो जाएगा, अंत का आदि हो जाएगा, अपेक्षित का उपेक्षित हो जाएगा। तो बेसिकली आपको तो परीक्षा में ऐसे ही आ जाएगा, ठीक ना। ये सब मतलब याद करने वाली थोड़ा ना चीज़ है, ये सब तो आपको आया है। जैसे छाया है तो छाया का विलोम आपको नहीं पता है, छाया है तो धूप हो जाएगा इसका विलोम शब्द, अंथा है तो ऊपरी हो जाएगा, प्रारंभिक है तो अंतिम हो जाएगा, अग्नि है तो जल हो जाएगा। तो ये तो आपको आता ही होगा, ठीक ना। मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है जिसको आपको नहीं पता है, तो जैसे कि मान लीजिए कि अनाथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आप नाथ मान लीजिएगा, तो लेकिन नाथ नहीं हो जाएगा, इसका सनाथ हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको याद कर लेना है, देख लेना है, ठीक। बाकी यहाँ विलोम शब्द के लिए मैंने आपको बता ही दिया। बाकी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को भी हम लोग देख लेते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछता है परीक्षा में कि जो पर्दा में रहे उसको क्या बोलते हैं, तो जो पर्दा में रहे बाबू उसको बोलते हैं पर्दासीन बोलते हैं। जो उद्धार करता है उसको उद्धारक बोलते हैं। जो युग का निर्माण करता है उसको युग निर्माता बोलते हैं। जीने की इच्छा को जिजीविसी बोलते हैं। जो युद्ध करने की इच्छा करता है युत्सु बोलते हैं। 12 बजे परीक्षा में पूछता है। तो जिस पर बेसिकली ये जो मैंने वो किया जब पढ़ रहा था तो टिक नहीं मारा हूँ ब्लू पेन टाइप का, तो उसको आपको याद कर लेना है। वो आप परीक्षा में बार बार पूछता है और पूछा भी है, ठीक ना। तो उसको मैंने टिक कर दिया है यहाँ पे। जैसे जो कथन पुस्तक आराम में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो प्राकथन बोलते हैं, ठीक ना। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। बार बार परीक्षा में पूछता है ना, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ बोलते हैं। इसको आप ध्यान कर लीजिए। जो किसी की ओर से हो तो बाबू जो किसी की ओर से है उसको प्रतिनिधि बोलते हैं। गिरा हुआ को पतित बोलते हैं। उसके बाद और भी देख लीजिए, और भी कठिनाई को समझने वाले को क्या बोलते हैं, कठिनाई से समझने योग्य को दुर्बोध बोलते हैं। आग होने वाला को बाबू भावी बोलते हैं, यानी आगे होने वाले को भावी बोलते हैं। सब कुछ भक्षण करने वाला को सर्वभक्षी बोलते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जो आसानी से प्राप्त हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुलभ। आंखों के सामने को प्रत्यक्ष बोलते हैं। आंखों से परे को परोक्ष बोलते हैं। अपने परिवार के साथ को सपरिवार बोलते हैं। जो सांप पकड़ता है उसको सपेरा बोलते हैं। यात्रा करने वाले को यात्री बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपको अनेक शब्दों का एक शब्द है। जो मांस नहीं खाता उसको क्या बोलते हैं, तो निरामिष बोलते हैं आपको। जिसकी उपमा न हो अनुपम बोलते हैं। जो शत्रु की हत्या करता हो शत्रुघ्न कहलाता है। जो स्त्री कविता लिखती है उसको कवित्री बोलते हैं। जो शाक का आहार कहता है शाकाहारी कहलाता है। जो फल का आहार कहता है वो फलाहारी कहता है। जो घर बसा कर रहता है उसको बाबू गृहस्थ बोलते हैं। जो विज्ञान जानता है उसको वैज्ञानिक बोलते हैं। जो अक्षर पढ़ता लिखता है उसको साक्षर बोलते हैं। तो ये सब आपको एग्जाम्पल हैं। यहाँ मैं जो टिक कर जाऊँ बेसिकली आप उसी को देख लेना है। सामान्य उदर से जन्म लेने वाला सहोदर हो जाता है। जो कुछ नहीं जानता है वो अज्ञ हो जाता है। जो पूछने योग्य है बाबू प्रविष्ट हो जाएगा। उसके बाद और भी देख लीजिए। जो बहुत भाषा जानता है बहुभाषवादी हो जाएगा, सब बहुभाषविद हो जाएगा। जो भू के गर्भ की बात जानता हो तो भूगर्भ वेदा हो जाएगा या भूगर्भ शास्त्री हो जाएगा। भू मतलब पृथ्वी होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक हो जाएगा। जो नहीं रखता है वो नास्तिक हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो बाबू बार बार परीक्षा में पूछता है। जो जिसकी ग्रीवा यानी ग्रीवा मतलब गर्दन जो सुंदर हो वो सुग्रीव हो जाएगा। जो स्त्री की वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का उसको अस्त्रैण बोलते हैं। जो धीरज धारण करता है उसको धीर या फिर धैर्यवान बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अनुचित बात के लिए जो आग्रह करता है दुराग्रह हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं देखा गया वो अदृष्ट पूर्व हो जाएगा। जो किए गए उपकार को मानता है बाबू उसको कृतज्ञ, ये बार भी परीक्षा में पूछता है। जो किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। जो नहीं आया हो अनागत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद और भी कुछ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
जो शीघ्र ही समझ में आ जाए, दुर्बोध हो जाता है, जो तीनों गुण से परे हो, निर्गुण हो जाएगा। तो ऐसा ही आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एक चीज़ और है, ये भी आपका है, तो परीक्षा में पूछता है बार बार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उसको मैंने काफ़ी एग्जाम्पल लिया है बुक से, तो उसको भी आपको देख लेना है, ठीक ना। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो उसको सव्यसाची बोलते हैं, ठीक ना। जो पराये का हित चाहता है उसको परार्थी या फिर परमार्थी बोलते हैं। जो पूरे विश्व का बंधु उसको विश्व बंधु बोलते हैं। जो युद्ध में अस्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर बोलते हैं। ये सब आपको परीक्षा में इंपॉर्टेंट है आप परीक्षा के लिए, ठीक ना। दौड़ने वालों को वक्ता बोलते हैं, बोलने वालों को वक्ता बोलते हैं। ये सब आपको परीक्षा में आता है, इसको देख लीजिएगा। बाकी कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछता है, आप प्रैक्टिस सेट मारते होंगे तो देखे होंगे कि जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको अकिंचन बोलते हैं। जो शिक्षा प्राप्त करता है उसको शिक्षार्थी बोलते हैं। जिसके हाथ में शूल हो शूलपड़ी बोलते हैं, यानी शिव जी को शूलपड़ी कहा जाता है। जिसके लोचन यानी आंखें सुंदर हो उसको सुलोचना बोला जाता है। जिसके कुल का पता न हो वो अज्ञात कुल हो जाएगा। जिसमें शक्ति नहीं है वो आपको अशक्त हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ मैंने आपको बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट है वो बताया। उसके बाद आप इसका PDF टेलीग्राम पर ही, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आधा घंटा में रिवाइज हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बाबू पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। किसको? पर्यायवाची को। तो चलिए पहला सवाल है बाबू कि पर्यायवाची शब्द बताना है। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पहला है कृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा? तो बाबू कृष्णा का पर्यायवाची ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। राधा, रुक्मणी, यशोदा, द्रौपदी, ससुरा। तो इसमें तो कोनो कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक ना। कृष्णा का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है? तो ठीक है, यह एक क्वेश्चन गलती हो गया, इसको आप काट दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला है बाबू कि शैलजा का पर्यायवाची। तो शैलजा आपको बाबू किसको बोला जाता है? शैलजा आपको बोला जाता है पार्वती जी को। किसको? पार्वती जी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात करते हैं पार्थ। तो पार्थ किसको कहा जाता है? तो अर्जुन जी को। अर्जुन जी को पार्थ कहा जाता था, यानी पार्थ जो है अर्जुन जी का पर्यायवाची शब्द है। प्रपात जो है बाबू, प्रपात झरना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। झरना का चलिए आगे है आँख। आँख का इसमें से पर्यायवाची कौन है? तो बाबू आँख का पर्यायवाची इसमें से दृघ है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तस्कर। तस्कर बाबू किसका पर्यायवाची है? तो तस्कर आपको चोर का, चोर तस्कर होता है, नहीं सुना है कि तस्करे, चोर, लुटेरे, तस्करे। उसके बाद इंद्र का इसमें से पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा बाबू? तो इंद्र का पर्यायवाची देवेश हो जाएगा, ठीक। बाकी नागर, नागर का पर्यायवाची कौन हो जाएगा बाबू? तो नागर का आपको पर्यायवाची हो जाएगा, 8वां का राइट आंसर हो जाएगा चतुर। नागर चतुर को बोलते हैं। उसके बाद सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है पूछा है कि इसमें से सूर्य का पर्यायवाची बाबू कौन नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची आपको कौन नहीं हो जाएगा? आपको महेंद्र नहीं हो जाएगा। बाकी दिवाकर, दिनकर, सूरज सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। नग का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो नग का जो पर्यायवाची है वो आपको तरी नहीं है। कौन है? तरी नहीं है। बाकी अस्तर, पर्वत, किंकर ये सब किसका है? पर्वत का है, यानी नग का पर्यायवाची है। उसके बाद रात्रि का पर्यायवाची कौन नहीं है बाबू पूछा है कि रात्रि का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची आपको यामिनी तो है, रजनी है, निशा है, सजनी नहीं है। क्या नहीं है? सजनी। तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है पूछा है, तो फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तनुजा। तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, कुसुम, पुष्प ये सब फूल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक। होठ का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो होठ का पर्यायवाची आपका कौन नहीं है बाबू? अष्ट नहीं हो जाएगा, इसलिए कि होठ है, रद, पठ भी है, अधर भी है, ये होठ का पर्यायवाची है। अनुचर का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो अनुचर का पर्यायवाची कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, निर्झर। बाकी वृत्त, चाकर, सेवक ये सब अनुचर का पर्यायवाची है। उसके बाद वीड़ा पड़ी बाबू। तो वीड़ा पड़ी आपको पता ही है कि वीड़ा पड़ी किसको कहा जाता है? वीड़ा पड़ी हमारी माता सरस्वती जी को कहा जाता है, जो कि बीड़ा अपने हाथों में ली हुई रहती है। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, जैसे कंचन का पर्यायवाची बाबू कौन हो जाएगा? तो कंचन का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनक, ठीक। निशाकर का पर्यायवाची कौन है बाबू? तो निशाकर का आपको पर्यायवाची हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा को निशाकर बोलते हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? तो कामदेव का पर्यायवाची अनंग हो जाएगा। तुरंग का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? तो तुरंग का पर्यायवाची शब्द, यह हमें इंपॉर्टेंट लिया ठीक ना। तो तुरंग का पर्यायवाची शब्द आपको घोड़ा को तुरंग कहा जाता है, तो घोड़ा हो जाएगा। केसरी का पर्यायवाची शब्द बार बार परीक्षा में केसरी पूछता है, तो आपको याद करना है केसरी सिंह को बोला जाता है, यानी शेर का पर्यायवाची शब्द केसरी हो जाएगा, ठीक ना। जो मैं दिया था SSC GD में था, शायद हमको लग रहा है कि जिसमें 1 नंबर मेरा कम हो गया था, तो वही केसरी के चलते केसरी का पूछा था और मैं शायद सर्प मार दिया था, सांप मार दिया था इसका राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, नहीं तो 100 में 100 आ गया होता, ठीक है। अगला है कि रमा का पर्यायवाची कौन है बाबू? तो रमा का जो पर्यायवाची है वो इंदिरा है। इंदिरा को हम लोग रमा बोलते हैं। मेष का जो पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है पूछा है बाबू? तो मेष का जो पर्यायवाची शब्द है ये आपको पयोद, पयोद जो है वो मेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जलज किसको कहते हैं आपको पता ही है। केदार का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो केदार का पर्यायवाची इसमें महेश नहीं हो जाएगा, महेश जो है केदार का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। स्वर्ण का पर्यायवाची कौन नहीं है बाबू? तो स्वर्ण का पर्यायवाची कौन नहीं हो जाएगा? अगर ये पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंकिन। किंकिन जो है स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं, बाकी कनक भी है, कंचन भी है, होम भी है, ये स्वर्ण का पर्यायवाची है। उसके बाद आगे बात करते हैं नेसर का पर्यायवाची कौन है पूछा, तो बाबू नेसर किसका अन्य नाम है बाबू? तो नेसर आपको गधा, गधा को नेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? गधा को। परमृत, परमृत का पर्यायवाची कौन इसमें से पूछ रहा है कि कौन है? तो कोयल को परमृत कहते हैं।
कुसुमेम्बु का पर्यायवाची कौन हो जाएगा बाबू? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामदेव को कुसुमेम्बु कहते हैं। शांभवी का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? तो शांभवी का पर्यायवाची आपको दुर्गा हो जाएगा। शांभवी दुर्गा माता को कहा जाता है। मरकट का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? मरकट का पर्यायवाची बंदर हो जाएगा, यानी बंदर को मरकट कहा जाता है। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन है पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी का पर्यायवाची आपको हो जाएगा वसुंधरा। वसुंधरा पृथ्वी को कहा जाता है, यानी उसका पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द आपको हो जाएगा वाजी। वाजी जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद कुछ और भी है। पवन का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो बाबू आपको पवन को पता ही है कि पवन का पर्यायवाची शब्द आपको अनिल बोला जाता है पवन को। निरंकुशता का जो है आपका पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो निरंकुशता का पर्यायवाची शब्द आपको हो जाएगा स्वेच्छाचारिता। स्वेच्छाचारिता यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सेना का पर्यायवाची शब्द, तो सेना का पर्यायवाची शब्द एकदम सिंपल है, अनि हो जाएगा। उसके बाद सैनिक नहीं होगा, ठीक ना, सैनिक नहीं होगा, सेना पूछा है, सेना। सेना का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? आपको अनि हो जाएगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बाबू, तो मृगेंद्र जो है उसका पर्यायवाची शब्द शार्दुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शार्दुल। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि 36वां है अनिल का पर्यायवाची शब्द बाबू, तो अनिल मैंने अभी आपको बताया है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 36वां का बी। उसके बाद अगला बात करते हैं, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन है पूछ रहा है बाबू, तो आप इसका पर्यायवाची शब्द जानते ही हैं, पढ़े ही हैं बचपन से, इसका अनल हो जाएगा। अनल और भी होता है, ठीक, पर्यायवाची शब्द। बाकी पृथ्वी का पर्यायवाची कौन है पूछ रहा है बाबू, तो पृथ्वी का पर्यायवाची आपको इसका राइट आंसर मेदिनी हो जाएगा। मेदिनी इसका। बाकी मैं आपको अलग से पर्यायवाची अगर लिखवा देता यहाँ कि पर्यायवाची इसका है, तो उसको दिक्कत होता है। बाकी आप इसको देख लीजिए, मैक्सिमम आपको यही से पूछे जाने की संभावना है। बाकी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, वहाँ से जो भी पर्यायवाची आपको आता है, और जब सेट लगाते हैं तो वही सब आपको पूछेगा। 1-2 सवाल पूछेगा, तो घबराना नहीं है, ठीक ना। बाकी चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो 10वां क्लास का हिंदी का बुक है उसके लेखक कौन है, क्योंकि आपके परीक्षा में मैंने एनालाइज किया, आज दिन भर एनालाइज किया है कि आपके परीक्षा में क्या पूछ रहा है। तो जितने भी आपको जो गद्य है या फिर पद्य है, उनसे जो सवाल पूछता है कि इसके लेखक कौन है, वो आपके मैक्सिमम 9वां और 10वां सवाल क्लास के जो हिंदी का बुक है उन्हीं से पूछ रहा है। तो हम लोग उसको क्यों नहीं याद कर लेते हैं, ठीक ना, उसको भी देख लेते हैं। 10वां क्लास के आधार पर पेपर ही हो रहा है, यानी ये 10th लेवल का पेपर ही है, तो उसको भी देख लेते हैं, ज़्यादा है नहीं। देखिए, श्रम विभाजन और जो जाति प्रथा निबंध है, इसको किसने लिखा है बाबू, तो इसको भीमराव अम्बेडकर ने, यह पढ़े ही होंगे। बाकी 20 के दांत जो है बाबू कहानी है, इसका जो लेखक है वो नलिन बिलोचन शर्मा है। उसके बाद भारत से हम क्या सीखे, ये मैक्स मूलर का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। नागरी लिपि नामक का निबंध जो है गुड़ाकर मूले लिखे हैं। बहादुर कहानी है वो अमरकांत द्वारा लिखा गया है। परंपरा का जो मूल्यांकन है, ये निबंध जो है बाबू वो रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये जो साक्षात्कार है ये बिरजू महाराज द्वारा लिखा गया है। अविन्यो यानी जो ललित रचना है, ये अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। और जो मछली नाम की कहानी है, ये विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है, ठीक। उसके बाद नौबत खाने में इबादत जो है बाबू यतीन्द्र शर्मा द्वारा लिखा गया है। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। तो ये PDF में आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको याद कर लेना है। ये आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे भी आपको याद करना है इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कि आपको परीक्षा में यहाँ से आपको सवाल पूछेगा ही पूछेगा। बाकी कुछ पद का भी है, जैसे मान लीजिए कि राम बिनु बिर थे जगी जनमा, जो नर दुख में दुख ना ही माने, ये गुरु नानक का है। प्रेम ऐनी श्री राधिका करिल के कुंजन उपत बारो, ये रसखान जी का है। अति सुधो सुने को मारण है, मोह अंशुवनी ले बरसो, ये घनानंद का है। स्वदेशी प्रेमधन का है, प्रेमघन का है। भारत माता सुमित्रानंद पंत का है, तो बार बार परीक्षा में पूछता है। जनतंत्र का जो जन्म है बाबू रामधारी सिंह दिनकर का है। हिरोशिमा आपका वात्स्यायन अज्ञेय का है। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण का है, ठीक। उसके बाद हमारी नींद वीरेन डंगवाल का है। अक्षर ज्ञान अनामिका का है। लौटकर आऊँगा फिर, ये जीवनानंद दास का है। मेरे बिना तुम प्रभु, ये रेनर मारिया रिल्के का है। तो ये जितने भी है 12 आपको गद्य हैं, 12 पद हैं। 10वां क्लास का ये बुक का है। अगर आपके पास 10वां क्लास का बुक होगा तो आप उसको में भी देख सकते हैं। बाकी ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने बता दिया। बाकी और भी इम्पोर्टेंट है पूछता, जैसे उर्वशी के लेखक कौन है, हुंकार के, रेणुका का, कुरुक्षेत्र का तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। कला और बूढ़ा चांद का तो सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। स्कंद गुप्त, अजात शत्रु, चित्राधार, कमायनी, आंसू, ये सब जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा बाबू। उसके बाद रस मीमांसा, चिंतामणि, ये रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। उसके बाद अनामिका, परमिल, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हो जाएगा। भारत दुर्दशा बार बार पूछता है। गीत गोविंद, ये आपको सॉरी गीत गोविंद नहीं है, गीत गोविंदम है, ठीक ना। गीत गोविंद का जयदेव हो जाएगा, बाकी गीत गोविंदम है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, आपको ठेले पर हिमालय, ये धर्मवीर भारती का हो जाएगा। नीरजा बार बार पूछता है, माधवी वर्मा का। रश्मि पूछता है, यमा पूछता है, ये सब महादेवी वर्मा का हो जाएगा। बाकी प्रेमचंद का भी देख लीजिए, प्रेमचंद का रंगभूमि, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा, प्रेम 25, गोदान, गफन, कल ही मैंने आपको गोदान और गबन के बारे में बताया, ये प्रेमचंद का हो जाएगा। उसके बाद प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, ये रसखान का हो जाएगा। झांसी की रानी आप पढ़े ही होंगे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का हो जाएगा।
उसके बाद आगे देख लीजिए, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवासी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का हो जाएगा। पद्मावत और पद्मावत जो है बाबू आपको मोहम्मद जैसी का हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी का। सूरसागर, सूर 85, इसमें सुर लगा है बाबू, ये आपका सूरदास का हो जाएगा। मधुशाला, मधुकुलस, क्या भूलूं क्या याद करूँ, ये बाबू आपको हरिवंश राय बच्चन का हो जाएगा। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा। साकेत, जयद्रथ, ये सब इनका हो जाएगा, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, पार्वती मंगल, ये तुलसीदास का है। मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवन, ये सब कालिदास का है, ठीक। तो यहाँ जो मैंने इंपॉर्टेंट पुस्तक है उसको भी आपको कवर करा दिया। उसके बाद चलिए हम लोग वर्णमाला पे आते हैं। अगर परीक्षा में वर्णमाला पूछते इसमें कौन स्वर वर्ण है, कौन व्यंजन है, कहाँ इसका उच्चारण होता है, अंतस्थ व्यंजन कौन होता है, सघोष अघोष, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग का लास्ट जो है वो बच जाता है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, मुहावरा, ठीक। इसको हम लोग 10 मिनट में निपटा देते हैं। यहाँ से आपके परीक्षा में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोगों ने कवर कर लेंगे, ठीक। चलिए, जो वर्णमाला है बाबू, ये ध्वनि की सबसे छोटी जो इकाई है उसको वर्ण बोलते हैं, जिसका टुकड़ा ना हो, ठीक ना। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। इनकी संख्या टोटल आपको 52 होती है, जिसमें 11 जो है बाबू वो स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं और शेष जो है व्यंजन होते हैं। जो स्वर होते हैं इनका जो उच्चारण होता है ना बाबू वो स्वतंत्र होता है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए इनका जो संख्या है 11 देख लीजिए, कहीं कहीं आपको 13 लिखा रहता है, लेकिन 11 मान्यता प्राप्त है। जैसे अ, आ, ई, उ, बड़ी ऊ, उसके बाद ओ, औ, री, ए, ऐ, ये जो है बाबू 11 ये स्वर है, यानी स्वर आपको वर्ण है। और बाकी जो व्यंजन है बाबू क से लेकर य र तक ये सब व्यंजन में आ जाएंगे। तो अगर आपको परीक्षा में स्वर वर्ण का भी अगर आपका पूछेगा भेद, इसका मतलब जो है प्रकार, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर होता है। तो जो ह्रस्व स्वर है इसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। बेसिकली ये 4 होता है, अ, ई, उ, री, ठीक ना। और वही दीर्घ स्वर है वो आपको ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय उच्चारण में लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये इसकी संख्या जो है बाबू 7 है, ठीक ना। ये दीर्घ स्वर के रूप में आ जाएगा। तो टोटल 7 और 4 11 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको याद कर लेना है, ठीक। बाकी व्यंजन देख लीजिए, तो बाबू जो व्यंजन है ये क वर्ग से लेकर आपको य वर्ग तक आपको ये जो व्यंजन है ये व्यंजन हो जाएगा, ठीक ना। परीक्षा में व्यंजन के प्रकार से सवाल पूछता है कि स्पर्शी व्यंजन इनमें से कौन है। तो बाबू जो स्पर्शी व्यंजन है ये कहीं ना कहीं मुंह में स्पर्श होता है, उसको स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। ये आपको क से प वर्ग तक प्लस में 2 गो और होता है। क से प वर्ग तक आपको 25 गो हो गया। क वर्ग मतलब क में जो 5 गो नहीं है, क ख ग घ च छ ज ञ ट थ थ न ट ठ ड ण प प ब न, तो ये वर्ग कहलाता है। क वर्ग में ये हो जाएगा। तो क से प वर्ग तक आपको स्पर्शी व्यंजन हो जाएगा। और उसके अलावा जो 2 है ड और ढ, ये उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। परीक्षा में बार बार पूछता है उत्क्षिप्त व्यंजन इसमें से कौन है, तो ड और ढ है। तो इसको हम लोग सम्मिलित रूप से स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, तो बाबू अंतस्थ व्यंजन आपको याद करना है य र ल व, ये 4 जो वर्ण है ये आपको अंतस्थ व्यंजन है, ठीक ना। पूरा य र ल व नहीं, सिर्फ य र ल व, ये 4 जो अंतस्थ व्यंजन है। वही उष्म व्यंजन, तो स स स, ये जो है उष्म व्यंजन है, ठीक ना, जिनसे थोड़ा सा उष्मा निकलता है उष्म व्यंजन, उसी को बोलते हैं। बाकी संयुक्त व्यंजन भी परीक्षा में पूछता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। आपको ज्ञान हो गया, छ हो गया, त्र हो गया, स्र हो गया। संयुक्त व्यंजन मतलब 2 व्यंजनों के मेल से बना है। जैसे देखिए छ है तो क और स से बना है, ज्ञान है तो ज और य से बना है, त्र है तो त र से बना है, स्र है स और र से बना है। तो बेसिकली ये 2 व्यंजनों के मेल से बना है, तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, ठीक। बाकी आगे बात करते हैं। इनका उच्चारण स्थान पूछता है, तो इसका ट्रिक मैंने आपको लिख दिया है, KTMDO। KTM आप गाड़ी सुनने होंगे, बाद में लास्ट में ओ लगा दीजिए, KTMDO, ठीक। KTMDO आप 3-4 बार लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो देखिए, के से हो जाएगा कंठव्य, टी से हो जाएगा तालु, एम से हो जाएगा मूर्धा, डी से हो जाएगा दंतव्य और ओ से हो जाएगा औष्ठव्य, ठीक। तो बाकी जो कंठव्य है बाबू, यानी जो क वर्ग के है उसको कंठ से बोला जाता है। जो च वर्ग का है जितने भी वर्ण हैं वो आपको तालु से बोला जाता है। ट वर्ग वाले मूर्धा से, त वर्ग वाले दंतव्य से और प वर्ग वाले ओष्ठ, ठीक ना। तो अगर आपको परीक्षा में पूछता है इसका उच्चारण स्थान, तो यहाँ से आपको याद कर लेना है। बाकी प्राणवायु के आधार पर देख लेते हैं। प्राणवायु के आधार पर आपको अल्प प्राण और महाप्राण होता है, यानी जिससे कम वायु बाहर निकले वो अल्प प्राण हो जाएगा, ज़्यादा वायु बाहर निकले तो महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। तो जो बाबू जो अल्प प्राण है इसमें कौन कौन आएगा, तो जो प्रत्येक वर्ण का 1, 3, 5 है। 1, 3, 5 कहने का अर्थ है कि मान लीजिए ये क ख ग है ना, तो इसका 1, 3, 5 हो जाएगा, 1, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1, 3, 5 इसका अगर दंतव्य का निकाले तो इसका 1 हो जाएगा त, उसके बाद तीसरा हो जाएगा द, उसके बाद 5वां हो जाएगा न, ठीक। तो जो इसका प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 है और अंतस्थ व्यंजन है जो कि य र ल व मैंने आपको बताया था, वो आपको अल्प प्राण में आ जाएगा। तो आपको बस बेसिकली एक ही याद करना है। अगर अल्प प्राण याद करना है तो अल्प प्राण याद कीजिए, महाप्राण मत याद कीजिए। बाकी महाप्राण अपने आप हो जाएगा। जो 1, 3, 5 है तो उसके अलावा 2, 4 बच जाएगा। और अंतस्थ मैंने बताया था और उसमें भी बताया था, तो अंतस्थ को छोड़ाकर उसमें हो जाएगा, ठीक।
तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अगर दो चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो एक ही चीज़ याद करना चाहिए। जैसे यहाँ देख लीजिए, गुंज के आधार पर, तो गुंज के आधार पर सघोष और अघोष होता है। अगर कंपन से गुंज नहीं हो तो अघोष हो जाएगा, अगर कंपन से गुंज हो तो सघोष हो जाएगा। तो इसमें होता है प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5। तो जब इसमें 3, 4, 5 हो जाए तो उसके अलावा कौन बच गया, तो 1, 2 बच गया, तो इसमें 1, 2 हो जाएगा। और उसके बाद इसमें अंत हो जाएगा और इसमें आपका उसमें व्यंजन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद कुछ और देख लीजिए। सभी स्वर जो होते हैं बाबू सघोष होते हैं। स्वरों का उच्चारण देख लीजिए, कंठ से ये होता है, तालु से ई होता है, मूर्धन्य से री हो जाता है, दंत से ली हो जाएगा। उसके बाद स्पर्शी व्यंजन देख लीजिए, स्पर्शी कौन सा कहलाता है, स्पर्श संघर्षी कौन कहलाता है, संघर्षी कौन कहलाता है। तो बेसिकली आपको यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट है। अर्ध स्वर पूछ देता है, य व अर्ध स्वर है। उत्क्षिप्त पूछ देता है, तो मैंने आपको बताया है। प्रकंपित पूछ देता है तो प्रकंपित र हो जाएगा। पार्श्विक यानी लुंठित पूछ देगा तो ल हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद करनी है। बाकी चलिए अब हम लोग लास्ट जो हमारा टॉपिक है मुहावरा, उसको भी देख लेते हैं। बहुत सारे मुहावरा है, तो हम लोग बेसिकली कुछ मुहावरे को देखेंगे, अब बाकी आपको याद कर लेना है PDF से, ठीक ना। और भी अगर आप सेट मारते होंगे तो उसमें जो भी मुहावरा आता है उसको देखना है। बाकी मुहावरा तो पता ही है, आप दैनिक दिनचर्या में ये सब सुनते ही होंगे। जैसे श्री गणेश करना, तो श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना। मक्खियाँ मारना, काहे मक्खी मारत ला बाबू, तो बेकार बैठल बनन, ये ला मक्खी मारत हूँ। तो यहाँ से आप पता ही है, ये जो चीज़ें हैं ये सब आपको पता है। बाकी दाल ना गलना, यानी दाल नहीं उसका गल रहा है, यानी सफल नहीं हो पा रहा है। सिर पर चढ़ना यानी अधिक छूट देना, कोई सिर पर आदमी चढ़ देता नहीं, कहता बहुत सिर पर चढ़ाया हो बबुआ, तो ये इसका मतलब है कि बहुत उसको छूट दी हो, ठीक ना। पोल खुलना, किसी का पोल खुलना यानी भेद खुल जाना। थूक कर चाटना होता है, तो थूका चाटना मतलब वचन से मुकर जाना, ठीक, यानी थूका चाटा फिर भी वचन से मुकर, उसका अर्थ हो गया। दांत पीसना यानी क्रोध करना, कोई दांत पीसता है तो इसका क्रोध करना। 420 मुहावरा का अर्थ हो गया धोखेबाज। चिकना घड़ा यानी बेअसर, ठीक। उसके बाद ये बार बार परीक्षा में पूछता है चिकना घड़ा, चिकना घड़ा का आपका हो जाएगा बेअसर होना, ठीक ना। चलिए अगला है 9 तो 11 होना यानी भाग जाना। घर में गंगा बहाना यानी सुविधा देना। जान पर खेलना है, खुद को संकट में डालना। तारे गिनना यानी प्रतीक्षा करना। टोपी उछालना, अनादर करना। चैन की बंसी बजाना यानी चैन की बंसी बजावता नहीं, आदमी कहता है चैन की बंसी बाबू बजावत हुआ, यानी सुख में है वो आदमी, सुख में है, ठीक ना, सुख से रहना। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। चांदी होना यानी लाभ ही लाभ होना। उल्टी गंगा बहाना, तो बाबू उल्टी गंगा कब आता है, जब विपरीत कार्य होता है। नाको चने चबाना, ठीक ना, दांतों चने चबाना होता है, यहाँ नाको चने चबाना ले, दांतों चने चबाना तो बहुत परेशानी झेलना। पापड़ बेलना यानी कठिन परिश्रम करना बाबू। कान का कच्चा होना, तो कान का कच्चा यानी झूठ पर विश्वास कर लेता है आदमी, ठीक ना, इसका अर्थ हो गया झूठ पर विश्वास करना। उंगली करना तो तंग करना, उंगली करना मुहावरे का अर्थ होता है तंग करना। औंधे मुँह गिरना तो बुरी तरह से असफल होना, ठीक ना, औंधे मुँह कोई गिरता है तो इसका अर्थ हो जाता है बुरी तरह से असफल हो गया। ईंट से ईंट बजाना यानी किसी को नष्ट कर देना। दांत खट्टे करना, नीचा दिखाना। टेढ़ी खीर होना यानी कठिन कार्य है। उसके बाद मुँह भरना तो उपेक्षा करना। फूल लाना समाना तो अति प्रसन्न होना। नहीं, आदमी कहता है कि बाबू बहुत तुम फूले समा रहे हो, यानी वो जो है फुलाना समा रहे हो, या तो अति प्रसन्न है। लकीर का फकीर होना यानी प्राचीन रीति पर चलना। सांप को दूध पिलाना यानी दुष्ट की रक्षा करना, यानी दुश्मन को आप लोग रक्षा करते हैं, उसको सांप को दूध पिलाना कहता है कि सांप को आप लोग दूध पिला रहे हैं। हाथ काटना यानी निकम्मा होना। हाथ साफ करना, चुरा ले जाना, नहीं बोलते हैं कि जो चोर हैं वो हाथ साफ करके चले गए, यानी चोरी करके चले गए। लोहे का चना चबाना यानी बहुत संघर्ष करना। लोहा मानना या दूसरे का प्रभाव स्वीकार करना, ठीक है, लोहा मान गए हम आपका, तो यानी इसका कहने का अर्थ है कि मैं आपका प्रभाव स्वीकार कर गया, आप बहुत मजबूत हैं। सिर उठाना, विद्रोह करना। हवा हो जाना, गायब हो जाना। शहीद होना, देश के लिए मर मिटना। गोलमाल करना यानी गबन कर देना। उसके बाद गोद भरना तो संतान होना। गोद भरना मुहावरे का अर्थ होता है संतान होना। गुस्सा पीना यानी क्रोध करना। गोबर गणेश होना यानी मूर्ख होना। नहीं, आदमी कहता है कि फलाना का लड़का गोबर गणेश है, कुछ नहीं करता, यानी मूर्ख है। गोबर गणेश मूर्ख हो जाएगा। गले पड़ना, मुसीबत पीछे पड़ना। गले हार, बहुत प्यारा होना, तो आस्तीन का साफ होना। कपटी मित्र, आंखें उठाना, बुरी तरह देखना। तो बेसिकली यहाँ मैंने बहुत सारा लिया, तो कितना बोलूँ, ठीक ना। तो यहाँ इसको आप लोग देख लीजिएगा PDF में, ठीक ना, और इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर कम्प्लीटली मैंने आपको जो बिहार पुलिस के सिलेबस के अनुसार हिंदी है उसको कंप्लीट करा दिया। 1-2 और भी बच गया है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गद्यांश रहता है, उनसे सवाल पूछता है, फिर या फिर ऐसे भी पूछ देता है कि इसको सजाइए, क ख ग घ दे देगा, उसके बाद सजाइए कि कौन सा से पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो वो चीज़ तो बताने वाली चीज़ है नहीं। आप हिंदी पढ़े ही हैं, हिंदी पढ़ते ही हैं, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। बाकी मैं देखूंगा तो 1-2 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा हिंदी का, तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो मात्र एक वीडियो में हम लोगों ने हिंदी कवर किया, और बहुत ज़्यादा वीडियो भी बड़ा नहीं हुआ। 1 घंटा का हुआ वीडियो, तो 1 घंटा बहुत ज़्यादा होता है जी। यही चीज़ें कराने के लिए बाकी यूट्यूबर का आप देखेंगे तो 3-3 घंटा 4-4 घंटा लड़कों को बर्बाद करेंगे, ठीक ना, और यही सब चीज़ें बताएंगे, और क्या एक्स्ट्रा बताएंगे, ठीक। तो चलिए, जो हिंदी का ये रामबाण वीडियो है, यहाँ हम लोग इसको समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा था, आपको समझ में आया नहीं आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग आगे का भी क्लास करना है, हम लोग का ज्योग्राफी बाकी है, करंट अफेयर्स बाकी है,
इसके अलावा विविध का कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हमको बताना है, तो हम लोग मात्र 3 या 4 दिन में, यानी एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। 1 तारीख से जिसका एग्ज़ाम है वो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही जाएगा एग्ज़ाम देने। बाकी जिसका 7 और 15 को है बाबू, वो मन लगा कर पढ़िए, आपके पास अच्छा खासा समय है। बार-बार जो मैं पढ़ाया हूँ उसको रिवाइज़ कीजिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, आपका ज़रूर रिजल्ट होगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।